हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 11th के लिए एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है, उस मॉडल पेपर के हम लोग आज इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स में इस बार का जो क्वेश्चन दिया गया है वो काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन दिया गया है। और स्टूडेंट लोगों को हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन बिलीव मी, इकोनॉमिक्स में एक एक क्वेश्चन इतना अच्छे तरीके से चुन चुन करके आप लोगों को दिया है ना, जिसको पढ़ करके आप लोगों का जो है वो नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना। जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव्स है उसमें चाहे थ्योरेटिकल है, चाहे उन लोगों का न्यूमेरिकल है, या चाहे आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो या डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को इतना अच्छा से करा देंगे ना कि आपको एक ही बार में देखने से ये याद रहेगा और आप इसको जो है वो कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का इकोनॉमिक्स जो है और इंग्लिश जो है एक ही है। तो इस वीडियो को तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोग देखोगे। इससे पहले इंग्लिश का जो है वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आएगा और नीचे उसका प्लेलिस्ट भी पिन कर देंगे। वहां से जाकर के आप उसको अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर को करना, क्योंकि एग्जाम में मॉडल पेपर के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है भाई क्लास 11th है, कौन सा विषय है, इकोनॉमिक्स है। एग्जाम में कितना घंटा का समय मिलेगा, 1 घंटा का, और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 40 मार्क्स का। ये तो हम सबको पता है। चलो अब समय नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एकदम इस चीज को ना अच्छे से समझना, सच बोल रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का फंक्शन कौन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है आंकड़ों का संकलन करना, यानी कि आंकड़ों का संकलन करना, यानी कि आपको ये बोल रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा। सर ये तो सही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है वो सबसे पहला काम डाटा को कलेक्ट करके, आंकड़ों को कलेक्ट करके ही तो किया जाता है। तो ये तो सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आंकड़ों का वर्गीकरण करना, हाँ सर, अगर डेटा को कलेक्ट किए हैं तो उसको जो है वो क्लासिफाई करना होगा, जो सूचना हमको यहां वहां से मिला है हमको उसको कैलकुलेट करना होगा, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है सर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 आंकड़ों का विश्लेषण करना, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण करने का मतलब है एनालिसिस ऑफ डाटा। सर बिल्कुल सही, जो आंकड़े को कैलकुलेट किए हैं, जो आंकड़े को लाए हैं, उसको एनालिसिस तो करेंगे, सही बात है। तो इसमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं लग रहा है, तो लास्ट में बच गया आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन, यानी फोरकास्टिंग ऑफ डेटा। नहीं जी, ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरे पास डेटा होगा ही नहीं तो हम उसको प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। यानी सिंपल बात है कि मेरे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है तो क्या हम भविष्य के बारे में उसको कैसे देख सकते हैं। जब मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है तो आंकड़ों का जो है वो फोरकास्टिंग का काम नहीं किया जाता है। और बाकी आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये तीनों काम, यानी डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लासिफाई करना और डेटा को एनालिसिस करना, ये तीनों ही काम जो होता है। लेकिन फोरकास्टिंग यानी कि उसका पुनर्मूल्यांकन या पूर्व अनुमान नहीं लगाया जाता है। तो 1 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अच्छा से समझना, क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो श्याम है, श्याम मेक्स फर्नीचर टू सेल, श्याम इज हियर, यानी श्याम जो है वो लकड़ी खरीदा, उससे फर्नीचर को प्रोड्यूस किया, यानी फर्नीचर को बनाया, और फर्नीचर को बनाने के बाद उस फर्नीचर को बेचा। तो श्याम क्या है, तो भाई श्याम जो है एक उत्पादक है, यानी कि श्याम एक प्रोड्यूसर है। क्यों सर प्रोड्यूसर क्यों है, सेलर क्यों नहीं है? तो प्रोड्यूसर वो इसलिए है क्योंकि वो जो है वो सामान को क्या किया, पहले वो लकड़ी खरीद के लाया। किसको खरीद के लाया, वो पहले लकड़ी को खरीद के लाने के बाद वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बना रहा है। तो जो सामान को निर्माण करता है, बनाता है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हिंदी में सुन लो। आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता है, यानी जो व्यक्ति डेटा को कैलकुलेट करता है, यानी जो व्यक्ति आंकड़ा को कलेक्ट करता है, उसको बोला जाता है गणनाकार। क्या बोला जाता है सर जी, गणनाकार। ठीक, इंग्लिश में देखो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नोन एज इन्यूमरेटर। क्या बोला जाता है उसको, इन्यूमरेटर कहा जाता है, जो डेटा को कलेक्ट करता है। 4th नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना वर्ष
स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंस इन इंडिया। जनगणना क्या होता है अगर नहीं पता तो 10 साल में जो है वो जनगणना होता है सरकार की तरफ से, जहां देश के पॉपुलेशन को जानने के लिए और बाकी चीजों के लिए जो है वो जनगणना किया जाता है। तो भारत जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो गया तो उसके बाद जो पहला जनगणना हुआ था वो 1951 को किया गया था। 1951 को भारत का पहला जनगणना, भारत का पहला सेंसस जो है वो हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है समय के अनुसार सामूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा बाय द बेसिस ऑफ द टाइम इज नोन एज। यानी जब हम लोग कभी भी कोई भी डेटा को कलेक्ट किए हैं या डेटा को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके बेसिस पे भाई, उसके ग्रुप वाइज डेटा को बांट रहे, तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 5 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालानुक्रमित वर्गीकरण, यानी बोलते हैं उसको चोर्नोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप के बेस पे बटा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय। यानी अगर एक सीरीज दिया है, मीन मीडियन मोड कुछ भी दिया है, उसका जो मिड वैल्यू होता है किसी भी क्लास का वो कैसे निकलता है? देखो समझो, अगर मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सपोज 0 से 10, 10 से 20 या 20 से 30, तो इसका मिड वैल्यू कैसे निकलता है? तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट यानी कि उच्च वर्ग सीमा, और L2 का मतलब होता है, सॉरी, L1 का मतलब होता है आपका L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है आपका अपर लिमिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 6 का हमारा जो है वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का औसत द्वारा। औसत का मतलब है डिवाइड करेंगे 2 से, तो राइट आंसर होगा बी, द एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड द लोअर ऑफ अपर लिमिट। हम अभी जो आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, इसी फॉर्मूले के बेस पे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? पारस से तात्पर्य है व्हाट डज रेंज मीन्स। देखो रेंज का मतलब होता है कि अगर किसी भी डेटा में जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर होता है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर होता है, उसी अंतर को रेंज कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है जी? रेंज। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो अंतर है, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। ठीक है, 7 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 7 का राइट आंसर क्या होगा हमारे लिए? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेषणों के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। देखो समझाते हैं। देखो क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब समझना। अगर मान लो एक डेटा दिया गया है, सपोज कर लो 2, 5, 7, 10, 8 और सपोज कर लो 12। अब इसके बीच का रेंज निकालने बोलेगा, तो रेंज में देखना कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो भाई सबसे छोटा संख्या यहाँ कौन है? 2 है। और सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या 12। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगा इसका? तो भाई 2 और 10 यानी 12 माइनस 2 कर दो तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो ये जो है 10 हम लोगों का रेंज होगा। आया समझ में? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का जो अंतर होता है वो रेंज होता है। ठीक है सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पहले हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या बोल रहा है? 7 पे वृत्त आलेख है। वृत्त आलेख जो है वो क्या होता है? तो आपको इस चीज को याद रखना होगा। वृत्त आलेख जो है एक विमोहीय आलेख होता है। वृत्त आलेख जो है एक विमोहीय आलेख होता है इस तरीके का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वही क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में हम लोगों को दे दिया कि पाई डायग्राम इज, तो एक जो पाई डायग्राम होता है वो किस तरीके का होता है? तो राइट आंसर होगा हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर ए। किस तरीके का आलेख होता है? तो विद डायग्राम जो है एक इस तरीके का आलेख होता है आपका। ठीक है, कि कोई किस तरीके का? यूनी डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला है? आयात चित्र के मध्य से ज्ञात किया जा सकता है। बोला गया है व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोडायग्राम। एक जो हिस्टोडायग्राम होता है उसके द्वारा क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? तो उसके द्वारा बहुलक यानी मोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10।
10 नंबर पे बोल रहा है वृत्त आलेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक प्रत्येक इसमें प्रत्येक भाग का अंश होगा। सर्कल इन ए पाई डायग्राम इन डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स। सर्कल in a pie diagram is divided in 100 equal parts. The diagram of each parts is, देखो सिंपल है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, बहुत इजी है। बोल रहा है कि इस तरीके से सपोज कर लो एक पाई डायग्राम है, चलो ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है सर जी, ठीक है चलो वृत्त है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा ऊपर में आयत बोला था, ठीक है एक वृत्त है, ठीक। अब देखो वृत्त में हम सबको पता है कि मान लो ये जो वृत्त है इसका कितना टुकड़ा कर दिए, बोल रहा है 100 टुकड़ा। सपोज कर लो इसको जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है वो 100 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 100 भागों में इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ दिए। तो बोल रहा है इसका जो एक भाग होगा, यानी जो अगर इसको 100 टुकड़ा में तोड़े तो इसका एक भाग कितने का होगा? तो सर जी ये तो वेरी सिंपल है, हमको पता है कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री का होता है, पता है। आप इसको कितने भागों में तोड़ रहे हैं? 100 भागों में। तो 360 को 100 से डिवाइड कर दो तो एक भाग कितना का आएगा? 3.6 डिग्री का आएगा, ठीक है। 100 भागों में तोड़ दिए तो 100 से डिवाइड करते, 10 भागों में तोड़ते तो 10 से डिवाइड करते, 50 भागों में तोड़ते तो 50 से डिवाइड करते। यानी अगर 100 भागों में तोड़ दिए तो 360 डिवाइडेड बाय 100, तो एक जो इसका हिस्सा होगा वो 3.6 डिग्री का होगा। 3.6 कितना नंबर पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? वेरी सिंपल, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो ये एक डेटा दिया गया है आपका 12, 15, 17, 19, 23, 26, 6, 8, 12, 26, 51, 53, 26 और 52। बहुलक का मतलब होता है विच नंबर कम्स मोर टाइम, वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो यहां जितना भी नंबर दिया गया है इसमें से देखो तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हुआ आपको दिख रहा है? तो सबसे ज्यादा बार 26 दिख रहा है। 26 देखो यहां एक बार है, यहां 2 बार है और यहां 3 बार है। क्योंकि 26 सबसे ज्यादा बार आया है तो मोड इसका क्या होगा? 26 होगा। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटता है। बोला गया क्वार्टाइल इज ए मेजर्स विच डिवाइडेड द डाटा। देखो नाम से समझो ना, नाम से बोल रहा है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी कि चतुर, क्वार्टाइल यानी चतुर। तो क्वार्टाइल एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी आंकड़ों को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटता है, तभी तो क्वार्टाइल नाम पड़ा, तभी तो उसको चतुर्थक बोलते हैं। चतुर्थक मतलब 4 गो में बांटने वाला, चतुर्थक मतलब 4 गो में बांटने वाला। तो ये कितने भागों में बांट देता है? 4 भागों में बराबर बांट देता है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन। यहां से कौन जो है वो मीडियन का एक विशेषता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मीडियन का विशेषता क्या है? तो यह आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है। डिवाइड द डेटा इनटू 2 पार्ट्स। देखो समझाते हैं। सपोज कर लो कि अगर एक डेटा इस तरीके से दिया हुआ है आपका, सपोज 1 2 3 4 5, और बोलेगा कि इसका क्या निकालो? इसका मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 जो है बाकी को जो है देखो 2 बराबर भागों में बांट देगा। इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, ठीक है। तो ये मीडियन का विशेषता होता है कि वो डेटा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। निम्न दिए गए आंकड़ों से पारस की गणना कीजिए, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। और अभी हम रेंज निकालने का क्या तरीका बताए थे? सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच का दूरी रेंज कहलाता है। तो देखो सबसे बड़ा छोटा संख्या है 20, सबसे बड़ा संख्या है 50, इन दोनों का बीच का दूरी रेंज कहलाएगा। तो बताओ 50 और 20 को क्या करो? आपस में घटा दो, रेंज निकल करके आ गया। तो 150 माइनस 20 है, घटा देंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। तो सबसे बड़ा है 150, सबसे छोटा है 20, उन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का है? तो 20 का डिफरेंस 130 का है। तो 130 जो है इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। 130 इसका रेंज हो जाएगा। 130 इसका क्या हो जाएगा सर जी? 130 इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्न में से कौन वितरण का असमानता की माप करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहां से कौन जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल भी होगा तो भी हम उससे मेजर कर सकते हैं। तो वो लोरेंज वक्र होता है, यानी लोरेंज कर्व से मेजर किया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है आपको?
थोड़ा इसको ऊपर किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, हम बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं ना दिख रहे हैं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बोल रहा है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम पहले निकाल चुके हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.414 होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, हम एक न्यूमेरिकल चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने सिखा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पहले समझना क्या बोल रहा है। निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है। द फॉलोइंग डायग्राम शो विच टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखो ये कोरिलेशन जिसको बोला जाता है सहसंबंध, इसका मतलब क्या होता है, तो सहसंबंध यानी कोरिलेशन जो है वो ये बताता है कि अगर दो तरीके का डेटा यानी दो तरीके का आंकड़ा दिया है तो उसमें किस तरीके का रिश्ता है, रिश्ता पॉजिटिव वाला है या रिश्ता नेगेटिव वाला है, धनात्मक वाला है या ऋणात्मक वाला है, या तो फिर जीरो रिलेशन है, इस टाइप का जो है वो बताता है। तो इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम से आपको पता चलेगा। ये डायग्राम देखो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ये डायग्राम बता रहा है कि ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जीरो एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पे डेटा को जो है वो डिनोट कर रहा है कि इस तरीके से जो है ये आपका जो डेटा है वो ऊपर बढ़ते गया है। जो चीज ऊपर बढ़ते जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पूरा कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव है, कहीं भी डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा इसी का उल्टा अगर मान लो कोई डायग्राम अगर इस तरीके से अगर बनता, समझ लो हम वो भी बता दे रहे, अगर कोई डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनता, ध्यान से समझना, कोई डायग्राम अगर आपका इस तरीके का डिजाइन का बनता, देखो कोई डायग्राम आपका अगर इस तरीके का डिजाइन का बनता, ठीक है, तो ये हम लोगों का कहलाता है परफेक्टली नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, परफेक्टली नेगेटिव, क्योंकि कोरिलेशन नीचे गिर रहा है, लेकिन यहां कोरिलेशन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये किस तरीके का कोरिलेशन हुआ सर जी, तो ये हमारा कोरिलेशन हुआ आपका परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। लेकिन हम ऊपर में जो साइड में जो ड्राइंग बनाए हैं, अगर इस तरीके का कोरिलेशन दिखे तो समझ जाना ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है आपका। आया समझ में, ठीक है। चलो वीडियो भले थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हर एक चीज अच्छा से समझाएंगे, इसलिए अगर थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। बोल रहा है पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है, द वैल्यू ऑफ पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज। जब हम लोग कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन बनाते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो +1 से -1 के बीच में आता है, यानी कोएफिशिएंट कोरिलेशन +1 से -1 के बीच में इसका कोई आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कीमत सूचकांक क्या मापता है, व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर। तो प्राइस इंडेक्स जो होता है वो ये बताता है कि कोई भी जो डेटा दिया गया है आज के समय या वो जो फ्यूचर के समय में जो आंकड़ा था उसके बीच का वो चेंजेस को बताता है, यानी ये बताता है वर्तमान वर्ष की तुलना के आधार वर्ष की कीमतों का औसत परिवर्तन, ठीक है। तो 19 का आंसर होगा, एक मिनट रुको, गलत बोल रहे भाई, आधार वर्ष कहाँ है, वर्तमान वर्ष नहीं होता है, आधार वर्ष होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन, यानी कि मान लो कि आज से 10 साल पहले जो कीमत था किसी सामान का, आज उस सामान का दाम कितना है, यह कहलाता है प्राइस इंडेक्स आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे यहां पे हम लोग को क्या बोल रहा है, पासे का मूल्य सूचांक में भार के रूप में किस मान को पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है, इन द प्राइस इंडेक्स पासेस विच वैल्यू इज टेकन वेट, किसको वेट के रूप में माना जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूए को जो है वो बेस माना जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ, When did iron and steel industry begin to develop in India? यानी भारत में जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो भी लौह एवं संयंत्र उद्योग है, उसका विकास कब से होना स्टार्ट हुआ, तो ये 20वीं शताब्दी से जो है, यानी कि 20th सेंचुरी से जो है ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहे हैं।
भारत में सांख्यिकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया? तो 20 डेट्स याद रखना, कोई भी क्वेश्चन जो डेट बेस्ड होगा उसको आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1921 से पहले, यानी कि 1921 से पहले का जो समय है वो इसको डोमिनेट माना जाता है। 22 का राइट आंसर ए। और इस तरीके का क्वेश्चन को जरूर याद रखना जिसमें आपको डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 23 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? द वर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया नेशनल प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारत में जो है हर साल जो है जो सरकार केंद्र में आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो हर साल पंचवर्षीय योजना लेकर के आता है। तो भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना जो बना था वो किस देश को देख करके, किस देश से इंस्पायर होकर बना था? तो इसका राइट आंसर है पूर्व सोवियत रूस, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेशंस ऑफ रूस। इसको देख करके जो है वो बना गया था, यानी भारत का जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस के पंचवर्षीय योजना पे आधारित था। बोला गया है प्रशुल्क लगाया जाता है, ट्रैफिक इज इम्पोज्ड। अब देखो ये जो ट्रैफिक बोल रहा है वो ट्रैफिक एक्चुअल में किसको लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आयात वस्तुओं पर, यानी इंपोर्ट गुड्स। अब देखो ट्रैफिक का मतलब ये नहीं समझना कि रोड में जो ट्रैफिक चल रहा है वो, अरे नहीं, जब कभी भी विदेशों से हमारे देश में सामान को जब इंपोर्ट किया जाता है तो उस इंपोर्ट करने वाले सामान के ऊपर जो टैक्स लगता है वही कहलाता है टैरिफ। देखो मेरा ये जो फोन है ये फोन ओप्पो का है, मेरा ये फोन किसका है? ओप्पो का है, और ये फोन ओप्पो का है तो विदेश का है, यानी ये फोन जब इंडिया में आया था तो इंपोर्ट होते समय इस पे जो टैक्स लगा था वही कहलाता है टैरिफ। इसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, भी इसी को बोला जाता है, सीमा शुल्क बोला जाता है इसको, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा है इसलिए छोटा कर रहे थोड़ा सा। भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। व्हाट शुड बी द रीजन टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड्स। देखो हमको जो है यहाँ पे सही वर्ड्स तो यूज करना है, लेकिन उस सही वर्ड्स के साथ साथ जो है हमको नीचे जो ऑप्शन दिया होगा उसको भी चुनना है कि भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना क्यों चाहिए। ऑप्शन ए, निम्न पूंजी की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड ऑफ लेस कैपिटल, क्या इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है? हाँ भाई सही बात है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम है, कैपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नहीं, अधिक एम्प्लॉयमेंट जो है ये नहीं बना सकता है, ठीक है। तो 2 हमको इसका आंसर सही नहीं लगा, 1 सही है, 2 सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, कैपेबल टू कम्पीट विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, 1 मिनट रुको। भारत में लघु उद्योग, हाँ लघु उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होता है, सही बात है। रोजगार बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। जब छोटा छोटा हर जगह उद्योग खुल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, सही बात है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। हाँ ऑप्शन 3 पे क्या बोला था? बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, यानी जो बड़े लेवल का जो बिजनेस होता है क्या ये इसके साथ फाइट कर सकता है? नहीं। अगर हम एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और वही बिजनेस अगर मुकेश अंबानी चलाता है तो सपोज कर लो मुकेश अंबानी कितना पैसे वाला है तो हम उससे जो है वो कंपटीशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही नहीं है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। अब आपको ये नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 देखो तो ऑप्शन क्या में है? ऑप्शन सी में 1 और 2 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरीके का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छा से इसको करोगे। बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष, क्या विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश? तो विश्व व्यापार संगठन को जो स्थापना है वो 1995 में किया गया था। WTO इसको शॉर्ट में बोला जाता है आपका WTO, इसका स्थापना जो है आपका 1995 में किया गया था, ठीक है। आगे बोला गया नवीन आर्थिक नीति 1991, 3 उपवर्ग हैं, द 3 सब क्लासेस ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। तो 1991 पॉलिसी में 3 चीजों के ऊपर डिसीजन लिया गया था। पहले उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, दूसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है। नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड बाय पब्लिक सेक्टर एट प्रेजेंट आर, इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्रेजेंट आर, अभी के समय में जो है कितना पब्लिक सेक्टर जो है वो सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है? तो 28 का होगा राइट आंसर 3, यानी कि
3 पब्लिक सेक्टर जो है वो सिक्योर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बोल रहा है भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड राइट टू कंज्यूमर एक्ट, यानी ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको भारत के संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आंसर हम सबको पता होना चाहिए कि शिक्षा हमारा मूल अधिकार है और ये मूल अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया था? तो ये 2009 में संविधान पे इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आगे कब जोड़ा गया था? 2009 को। बोल रहा है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। विच कंट्री इज सेड टू बी बेस्ट यूजर टू वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पे कौन सा देश है जिसका इकोनॉमी जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे देखो ये क्वेश्चन जो है वो घुमावदार क्वेश्चन है और सीबीएसई बेस्ड का क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन इस बार जो 12th का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा। तो 12th के लिए आप लोगों को भी जो है इस एग्जाम को प्रिपेयर करके रखना होगा। क्या बोल रहा है भाई? मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन के कारण का विवेचना कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एजर्शंस एंड रीजंस रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल। किसके रिगार्डिंग बोल रहा है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है मानव पूंजी, यानी कि हम लोग श्रमिक मजदूर लोगों को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, अब इसके बारे में क्या बोल रहा है? कथन, एजर्शंस और इसका निष्कर्ष देखो, यानी कि कारण, रीजन। मानव पूंजी अदृश्य होती है, ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल। सही बात है, ह्यूमन कैपिटल को देखा नहीं जा सकता है, ह्यूमन को देखा जा सकता है, उसके अंदर का कैपेसिटी को नहीं देखा जा सकता है। सही। रीजन बोल रहा है यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। इट इज इनकैलकुलेटेड इन द माइंड्स ऑफ बिलियन। बिल्कुल सही है, लोगों के माइंड में होता है। तो इसका कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर देखो कौन होगा? राइट आंसर कौन होगा? 31 का राइट आंसर होगा देखो इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी पे क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों सही है और आर यानी इसका रीजन जो है इसका एजर्शंस का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या बोल रहा है? ऑपरेशन फ्लोड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लोड इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लोड जो है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? तो ये हम लोगों का रिलेटेड होता है ऑपरेशन फ्लोड। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुको, फ्लोड बोल रहा है ना, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध के उत्पादन से, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का उत्पादन को बोला जाता है फ्लोड ऑपरेशन। ठीक है, फ्लोड। आगे आते हैं नेक्स्ट, फिर उसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। 33 पे बोल रहा है पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकरण का संबंध निम्न में से है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन चारों में से किससे रिलेटेड है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में जैव खाद के प्रयोग से, यूज ऑफ बायो कंपोज्ड इन फार्मिंग, यानी कि जब आप कृषि करते हो तो उसमें जैविक खाद का आपको यूज करना चाहिए, प्लास्टिक चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, केमिकल चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए। आपको बायो कंपोज्ड यानी कि जैव खाद जो होता है, प्राकृतिक खाद जो होता है, उसका यूज आपको करना चाहिए। आते हैं 34 पे, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से कौन है? व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो ज्यादातर मजदूर लोग होते हैं उसको जो है वो सबसे ज्यादा मजदूरी कहां से मिलता है? मजदूरी का मेन सोर्स क्या होता है? तो मजदूरी का मेन सोर्स होता है इसका प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो है इन्हें सबसे ज्यादा जो है वो रोजगार मिलता है। ठीक है, आगे 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर पे बोल रहा है, थोड़ा बड़ा किया जाए, चलो 35 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 35 में बोला गया है निर्माण मजदूर निम्न में से किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स आर कॉल्ड, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स जो है वो किसको बोला जाता है? तो कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स बोला जाता है दिहाड़ी मजदूर करने वाले श्रमिकों को, यानी डेली वेजेज वर्कर्स। वैसे मजदूर जो रोज रोज जो है वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूर यानी कि डेली जो मजदूर काम करते हैं उन्हें ही कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स यानी निर्माण मजदूर कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 36, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो इंग्लिश में भी फर्स्ट पैराग्राफ इंग्लिश कोर का, इंग्लिश मॉडल पेपर का जो आप इंग्लिश का जो मॉडल पेपर आया है उसमें जो पैराग्राफ है उसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में दिया है। एक्चुअल में रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है ये दोनों होता है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों पौधों से बनता है, यानी जो पेड़ पौधा होता है सड़ गल जाता है और जो भी जीव जंतु होता है वो लोग जो सड़ गल जाता है उससे जो ईंधन बनता है वही नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है,
आगे 37 नंबर पे देखो भाई क्या बोल रहा है। 37 नंबर पे बोला जा रहा है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको आंदोलन। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है वो 1970 को हुआ था, और किस राज्य के द्वारा किया गया था या कहां हुआ था, तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है आपका उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन एक्चुअल में एक ऐसा आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ पौधे को बचाया जाए, और लोग पेड़ पौधे को कटने से बचाने के लिए जो है वो पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है, ताकि पेड़ को काटने से पहले हमको काटो। इस आंदोलन को कहा जाता है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन जो है वो मेनली क्यों किया गया था, तो हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करने के लिए, टू कंजर्व फॉरेस्ट इन द हिमालयाज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है, द मेन रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, हमारे देश का, इस पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है ये बोल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण जो है वो हम लोगों का है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस, यानी जो हानिकारक गैस जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं वो गैस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस वजह से जो है हमारा ये हो रहा है। जैसे मान लो आपका वो हम क्लाइमेट चेंज वाला में भी आप लोगों को पढ़ाए थे, नाइट्रोजन राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये सब गैस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से जो है हम लोगों का इन्वायरमेंट ऐसा हो रहा है। बोल रहा है चीन में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून शब्द का कम्यून का संबंध निम्न से है, द कम्यून स्टार्टेड इन द रूरल एरियाज ऑफ चाइना इज रिलेटेड टू। तो चाइना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है कम्यून, वो किस चीज को बताता है, तो कम्यून का मतलब होता है सामूहिक खेती से, यानी कलेक्टिव खेती। गांवों में जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो गांवों के जो लोग होते हैं, रूरल एरिया, वहां जो कंबाइंड लोग मिल करके जो फार्मिंग करते हैं उसी के लिए यूज होता है कम्यून। कम्यून मतलब होता है कमेटी, कम्यून मतलब कमेटी, जहां लोग एक साथ मिलकर के फार्मिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ऑन द बेसिस ऑफ HDI विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन कंट्री है, तो फर्स्ट प्लेस पे है आपका चाइना, ठीक है, यानी कि चीन। ठीक है, बस इतना ही जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था आपका इकोनॉमिक्स का। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए बन जाता है क्योंकि हर चीजों को डिटेल में बताना रहता है, ठीक है, क्योंकि भाई रट्टे मारने से अच्छा है आपको हर चीजों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम जो है आप लोगों का सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो मॉडल पेपर का सोल्यूशन वीडियो डाल दिए हैं। सब क्लास 11th का मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में होगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन कर देंगे। आप जाकर के वहां अपने सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर को जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में यहां से आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।